अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट एंड दोस्त आफ्ताब खान हाजिर हो गया है। आप लोग भी हाजिर हो जाइए प्लीज़, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। बहुत ज़रूरी है आप लोग से बात करना। देश की बातें हैं, जनता की बातें हैं। जो आज हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन कोई भी हो, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हासरत की घटना तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो बच्ची पीड़िता थी जो मर गई। योगी सरकार क्या कर रहे हैं? हासरत की बेटी से एक तो उसकी लाश जला दी गई देर रात अंधेरे में पेट्रोल डाल के। थैंक यू। और परिवार को उनकी बच्ची की बॉडी नहीं दी जाती है। और अब यूपी सरकार बोलती है, सीबीआई बोलती है कि पीड़ित परिवार के जो बच्ची का इंतकाल हुआ है उस बच्ची के घर वालों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? नार्को टेस्ट उसका होता है जो आरोपी होता है, जो झूठ बोलता है। क्या उसका होगा? यानी हर कोई के माँ बाप का बच्चों का जो रेप होएगा उनके माँ बाप का नार्को टेस्ट होएगा? यस, ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआएं। ये कहां का न्याय है? और ये गोदी मीडिया किधर गई है? हरामखोर लोग किधर गए? ये बताएंगे जरा। हासरत में जाके बच्ची के माँ बाप, बहन भाई से इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन सरकार को ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये चीज गलत हो रही है, यूपी सरकार गलत कर रही है, योगी आदित्यनाथ गलत कर रहा है। टकला कि भाई सीबीआई के अंदर इंक्वायरी कर रहे हो तो नार्को टेस्ट किसका होता है? जो रेपिस्ट होता है, जिसने गुनाह किया होता है। तो मेरे हिसाब से तो जो कसाब ने मुंबई शहर के अंदर जो फायरिंग की थी 26/11 में, तो कसाब का नार्को टेस्ट क्यों हुआ? वैसे तो उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए था। जो लोग मर गए बेचारे, उनके मां बाप का भी होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कसाब मुसलमान था और ये ठाकुर है। इसके लिए जो सच है वो सच है। वो बच्ची इस देश की बेटी थी, सबकी बहन थी, और उसके खिलाफ जो ये, वालेकुम अस्सलाम नूर भाई, जो ये किया जा रहा है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चालू करें, क्योंकि ये आईटी सेल वाले मेरे वीडियो को तोड़ देते हैं। इसके लिए बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुप में प्लीज़, जोड़े लोगों को जल्द से जल्द। इकरार अहमद इज वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि हासरत की बेटी के साथ जो हुआ, और तो और हिंदुस्तान की बेटी प्रियंका वाड्रा, वो भी तो बेटी है कोई की। खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज, चले जाओ नूर भाई। तो वो जा रही है हासरत, तो वहां पुलिस वालों ने उनका जो कपड़ा पकड़ा वो कोई ने गौर नहीं किया। बहन बेटी की अजमत पे हाथ डाला उस पुलिस वाले ने। क्या समझ के वो कपड़ा पकड़ा प्रियंका वाड्रा का? वैसे ही कपड़ा यूपी पुलिस ने उस वक्त क्यों नहीं डाला था जब स्मृति ईरानी बनारस के अंदर गई थी रैली करने, धरना करने गई थी? क्यों नहीं किया था तभी? ये आप समझ लीजिए। मैं यूपी सरकार से एक ही बात कहूंगा कि अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है योगी आदित्यनाथ।
और ये पाप का घड़ा भरने में आफ्ताब भाई इतना दिन के आज लाइव पर आए हो। हाँ भाई, जरा कुछ मसलाहत थे इसके लिए। तो ये आप समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ का पाप का बड़ा जो घड़ा है वो खाली नहीं भरा है, अखिलेश यादव का भी भर गया है, मायावती का भी भर गया है। यूपी के अंदर अभी एक नए मुख्यमंत्री का उजागर होना बहुत जरूरी है। हासरत के अंदर कांड होता है, यूपी शहर के अंदर होता है, तो मुलायम सिंह के लड़के किधर हैं? अखिलेश यादव क्यों ने उतरे रोड पे? क्यों ने धरना किया? क्यों ने मायावती उतरी? मैं खाली योगी आदित्यनाथ को गुनहगार नहीं मानूंगा इस बात के लिए, मैं इसमें अखिलेश यादव को भी गुनहगार मानूंगा, मैं मायावती को भी गुनहगार मानूंगा, मैं मुलायम सिंह जी को भी ये गुनहगार मानूंगा। क्यों ने उतरे उस बच्ची की आवाज के लिए? अपने कार्यकर्ता को भेज दिया आप लोग ने। कार्यकर्ता कौन से झंडे उखाड़ लिए? डंडे पड़ते रहे बस, उनको हिरासत हो गई। तो इसका मतलब क्या है? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जंगल राज तभी भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जब तक कोई पढ़ा लिखा सुलझा हुआ देश का, उस यूपी का मुख्यमंत्री नहीं आएगा अच्छा खासा पढ़ा लिखा, तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने सुना था कि अखिलेश यादव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, वो उनकी पढ़ाई मैंने देख ली 2019 के इलेक्शन के अंदर। और मायावती बहुत दलितों की हितैषी बनती हैं, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम गाते रहती हैं। क्या किया दलित बेटी के लिए? ये वही मायावती है जिन्होंने कट्टरपंथी की वजह से खाली यूपी में बीजेपी को जितवा दिया, दलितों के वोट बीजेपी में कन्वर्ट करवा दिए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक करें, फॉलो करें, आगे तक भेजें वीडियो को। आप लोग जब तक आप लोग नहीं भेज पाएंगे, वालेकुम अस्सलाम, नहीं में कुछ नहीं हो पाएगा। आईटी सेल वाले जानबूझ के करते हैं ये सब चीजें। साबिर खान भाई अस्सलाम वालेकुम। अब आप ये सोच लीजिए कि आज की तारीख में क्या हो रहा है। हासरत में तो हो गए थे 14 दिन, 15वें दिन बलरामपुर में हो जाता है 8 महीने की बच्ची के साथ, आजमगढ़ में हो जाता है। तो ये क्या है? ये क्या चल रहा क्या है यूपी सरकार का और केंद्र सरकार का? क्या चाहती है मोदी जी? क्या चाहते हो आपने कहा था, एक नारा है, वालेकुम अस्सलाम, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहां पर आपने तो ये नारा लगवा लिया है, बेटी बड़ी करो और भाजपा से रेप करवाओ, ठाकुरों से रेप करवाओ। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप सब लोग सुनिए जरा सा। अगर अब आपको अपनी बहन बेटियों की हिफाजत खुद करनी पड़े तो अपनी बहन बेटियों के पर्स में, झोले में हथियार रख के भेजें उसको। ये डिजिटल इंडिया नहीं है, ये नाकारा इंडिया है। जब हिंदुस्तान था तो अच्छा था, इंडिया था तो अच्छा था। जब से डिजिटल इंडिया बन गया, बहुत गंदा हो गया है, वाहियात हो गया है। लोगों की सोच बेइंतहाशा गलत हो गई है। बीवी बहन बेटियों में फर्क नहीं रखते हैं। किसकी भी बहन बेटी उठा लो, रेप कर लो। रेप क्या चीज हो गई है? जैसे चना कुरमुरा हो गया हो। योगी को गाली देके फायदा नहीं है, वो बेशरम लोग हैं। उनको गाली दोगे कुछ होने वाला नहीं है। गाय के नाम पे गौशाला के जमीनें इकट्ठा हो जाएंगी, आंदोलन निकल जाएंगे, भाजपा के नेता रोड पे आ जाएंगे, स्मृति ईरानी रंडी साली रोड पे आ जाएगी।
ये वही स्मृति ईरानी है जो पेट्रोल और डीजल के लिए मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिखा रही थी। आज कहां गई वो? आज जितने बड़े फिल्म स्टार राज्यसभा में बैठे हुए, मैं उन सब से पूछता हूं, हेमा मालिनी से पूछता हूं, जयाप्रदा से पूछता हूं, और जो क्रिकेटर है सचिन है, हाँ, महेंद्र सिंह धोनी है, हाँ, उसके बाद आपके सिद्धू साहब हैं, मैं इन सब से पूछता हूं, वालेकुम अस्सलाम, कि कहां गए आज आपके सिद्धांत, आपके पर्याय किधर गए? जो आप बहन बेटियों की बातें करते थे, यही हेमा मालिनी, यही जयाप्रदा, यही कंगना रनावत, ये साली सब ढोंग धतूरे करती हैं। ये आप समझ लीजिए फिल्म स्टार भी ढोंग धतूरे। कहां है किरण खेर? कहां है वो अनुपम खेर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे? वालेकुम अस्सलाम। यस यस, आज आप लोग समझ लीजिए कि ये हिंदुस्तान के लिए काला अक्षरों में लिखा जाएगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि ये जो 5 साल गुजरे हैं कोरोना के नाम से, हाँ भाई मैं यही हूं, जरा काम में मसरूफ था बबलू भाई। आज ये काला दिन जो ये पूरा इतिहास में लिखा जाएगा कि 2019 से लेकर 2000 आने वाले 23 तक जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है वो शायद पूरे दुनिया के कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। कोरोना के नाम से पहला तो लोगों की लाशें बिछवा दी, हॉस्पिटलों के अंदर उनकी जिस्म से किडनी गायब करवा दी, कलेजी गायब करवा दी और लाशें हाथ में दे दी उन्होंने। चला गया बे, ये आप समझ लीजिए। और आज वही, उसके बाद इन्होंने 370 का बड़ा तमका लगाया, बाबरी मस्जिद का किया, शाहीन बाग को हटाने के लिए कपिल मिश्रा को खड़ा कर दिया। जब शाहीन बाग हट गया तो कोरोना आ गया, कोरोना के बीच के अंदर किसानों का बिल लेके आ गए, बिल की चर्चा हो रही थी, उतने में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो गया, उसमें पब्लिक को कंफ्यूज किया गया, पब्लिक को फेसबुक पे लगा दिया शेयर लाइक कमेंट के ऊपर कि बताओ कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर है या सुसाइड है। कंगना रनावत आ गई, ड्रग्स छूट गए, ड्रग्स के ड्रग पैडलर आ गए। हमें बीजेपी मुर्दाबाद या कोई भी मुर्दाबाद बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आफ्ताब भाई, अभी भी इंडिया में कोरोना है क्या? इंडिया में कोरोना नहीं है, इंसानों के दिमागों में कोरोना भरा हुआ है। इंडिया के अंदर 20,000 बीमारियां हैं। अब इंडिया इंडिया नहीं है, इंडिया इज बिकम अ वर्स्ट डेंजरस इंडिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिन बाद लाइव आए। यस यस, ये डिजिटल इंडिया नहीं है, डेंजरस इंडिया है। अबे रोहित, तू सुधरेगा नहीं, तेरे को ब्लॉक करूं क्या? तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान अब डिजिटल इंडिया नहीं है, डेंजरस इंडिया है। इंडिया में कोई भी बाहर का नागरिक आना नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड-19 लेके आएगा तो मोदी फिर से लॉकडाउन कर देगा। लॉकडाउन के आड़ के अंदर लोगों को गरीबी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। अभी बड़ी मुश्किल से होटल खुलने वाले हैं। ठीक हूं, वेरी गुड, यस, ये होता है ना, यस ठीक हूं। अरे ना पाकिस्तान में कोरोना था ना हिंदुस्तान में कोरोना था, वो सिर्फ मिनिस्ट्री में कोरोना था जो दुनिया में बाहर निकालना था और जनता का पैसा अंदर करना था। हाय एंजल खान,
तो अब आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता में से केवल 30 करोड़ जो अंध भक्त हैं उनको हटा दीजिए, तो 115 करोड़ लोगों को मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इन लोग ने और कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने जनता के साथ जान का खिलवाड़ किया है। जान का खिलवाड़ इसके लिए किया है कि जो कोई को कोरोना बोले तो क्या है, वो बुखार हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना वाले रेप केस को भी दबाया जा रहा है। आप इस न्यूज़ को पहले देखिए जी। तेलंगाना में तो ऑन द स्पॉट दिया गया सूट। ये कभी हुआ तेलंगाना के अंदर रेप का, ये आप मुझे बताएं जरा, मैं आज न्यूज़ नहीं देखा हूं। भाई अपना ख्याल रखें। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपना हमेशा ख्याल रखता ही हूं और आप लोगों की दुआ रहेगी तो हमेशा ही रहूंगा। ये बड़वा मोदी जानता क्यों भिखारी बना दिया ये मोदी को कोरोना क्यों नहीं हुआ? मिदी नहीं भाई, कामरान खान, मोदी, MODI। अरे यार आप लोग भी ना क्या क्या जोक मारते हो। मिदी को कोरोना क्यों नहीं हुआ? अरे भाई कोरोना होता तो होता ना कोई को। कोरोना के नाम से PM केयर फंड गायब हो गया, हजारों करोड़ों मिलियन डॉलर्स आ गए, चाइना से आ गया, नॉर्थ कोरिया से आ गया। जिस चाइना का PUBG हमने बैंड किया, जिस चाइना के ऐप हमने बैंड किए, तो मोदी जी ने 7,000 करोड़ रुपया PM रिलीफ फंड के अंदर ले लिया। यस कामरान भाई, वेरी गुड। नॉर्थ कोरिया से पैसा हमने ले लिया, PM रिलीफ फंड के नाम से हमने करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए इंडिया ने ले लिया, घूस खा ली, और एक्टरों से ले लिया, बड़े बड़े उद्योगपतियों से ले लिया, सब पैसे भाजपा में लग गए। अगर कोरोना से मोदी या योगी की मौत हो तब यकीन करना कि कोविड था। इसी मंथ में हुआ है लेकिन भाई अगर इसी मंथ में हुआ होता तो मैं ज़रूर बताता था, लेकिन मेरे से शायद मैंने देखा नहीं होगा। अगर देखा भी है, नहीं देखा है तो मैं दोबारा देखूंगा, मैं बैक डेट में जाके कि क्या, क्योंकि एक तो तेलंगाना का केस हुआ था हैदराबाद के अंदर जिसके ऊपर वो 3 लड़कों को इनकाउंटर कर दिया गया था, लेकिन वो भी गलत था क्योंकि जो असली आरोपी थे वो आज भी जिंदा है। वो फर्जी आरोपी जो जेल के अपराधी थे उनको मार के गिरा दिया गया। मैं उस बात के लिए तो बोलूंगा, जिन्होंने रेप किया वो तो बाहर थे और जो बेचारे जेल में थे वो आरोपियों को निकाल के उनका एनकाउंटर करवाया गया। वो भी रात के अंधेरे में था और बताया गया कि सुबह 6 बजे हुआ है। ये भी गलत बातें थी। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर लाइक करते रहें, ज्यादा से ज्यादा। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी करते रहें। तमाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो मुकम्मल जनता है वो सब हम एक हैं, अलग कभी नहीं थे। ये अंग्रेजों ने दीवार डाल के गए थे, ये जिन्ना और नेहरू ने किया था, हम इंसानों ने नहीं किया था। आज मेरे कितने भाई मुझे पाकिस्तान से सुनते हैं, देखते हैं, मैं उनसे क्यों नफरत करूं? वो भी तो आम इंसान है, आम जनता है, उनकी भी आम जिंदगी है। ये पॉलिटिशियन ही होते हैं। गोविंद भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? चाइना की जंग हो या किसकी भी जंग हो, कुछ नहीं होने वाला। मेरा एक ही कहना है, हिंदुस्तान में बहन बेटियों की इज्जत की रखवाली अब हमें खुद करनी होगी। हमारी बहन बेटियों के पर्स में, उनके झोले में एक एक चाकू देना ही होगा, खंजर देना होगा हमारी बहन बेटियों को।
अगर स्कूल का बस्ता भी है, उसका स्कूल के अंदर जाती भी है, अगर वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, कहीं काम करती है, तो कम से कम इतना बड़ा खंजर वो अपने साथ रख के चले, क्योंकि रात बेरात बच्ची ट्यूशन से आती होगी, कहीं रास्ते में कोई उठा ना ले तो वो अपनी हिफाजत के लिए कोई को मार तो सकती है। कोई बहन कॉल सेंटर से आते हुए कहीं कोई गाड़ी में ना खींच ले, वो अपना हिफाजत तो कर सकती है। तो हमें हमारी बहन बेटियों के लिए ये पर्याय करना पड़ेगा, ये उपचार करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। हमारी बहन बेटियों के पर्स में, बैग में, बड़े बड़े झोले में उनको हथियार देने पड़ेंगे। जब तक हथियार नहीं देंगे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। वो पेपर स्प्रे से कुछ नहीं होता है। थैंक यू। क्या दिया? हारून रिप्लाई टू एम ए खालिद। खालिद बहुत बड़ा बयान दिया साले ने। क्या दिया? बयान सब देते हैं, बयान देने से कुछ नहीं होता है। बयान तो मैं भी देता हूं, लेकिन उस पर अमल होना चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता है? अभी मैं आप लोग से कहता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर लाइक करते रहो, करते हो? आप लोग नहीं करते हो। ऐसे ही जनता जब बोलती है तो देश का प्रधानमंत्री भी इग्नोर करता है, जैसे आप लोग मेरे बात को इग्नोर करते हो। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, इसके वजह से आईटी सेल वाले फायदा उठाते हैं, वो वीडियो को आगे तक बढ़ने नहीं देते हैं। अभी तक कि मेरा यूट्यूब चैनल चालू नहीं हो पाया। ये देखिए आईटी सेल वाले क्या करते हैं, पता है आपको? यही वजह है कि हमारे में एकता नहीं है। हाय इमरान भाई, कैसे हो? बहुत दिन बाद दिखे आप। हमारे में एकजुटता नहीं है, हम में एकता नहीं है। अगर हमारे में एकता होती तो आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होती। ये हमारे एक भाई लिखते हैं, आप फिर यूपी के बाराबंकी में लड़की के साथ आज फिर बलात्कार करके सिर को काट दिया। बाराबंकी में सलीम खान, मेरे को ये कोई न्यूज़ यूपी की आई नहीं है, बाराबंकी की अभी तक की कोई न्यूज़ चैनल नहीं बता रहा है, तो मैं ये मान नहीं सकता हूं अभी। ये एक हमारे भाई हैं, ये लो भाई, हैशटैग हैदराबाद के पास, हैशटैग मोइनाबाद में 17 साल की बच्ची, हैशटैग हया बदला हुआ नाम का बलात्कार करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया। हैशटैग टीआरएस पार्टी के करीबी हैशटैग मधु यादव के बेडरूम में लड़की की लाश पंखे से लटकी। एक मिनट, लटकी हुई मिली। छोटी बहन चीख चीख कर कह रही है मेरी बहन का रेप हुआ है, लेकिन हैशटैग तेलंगाना हैशटैग पुलिस ने इस पूरे मामले में लीलापोती करते हुए हैशटैग सुसाइड और रेप की कोशिश का केस डाल के पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। पिछले एक हफ्ते से पूरे हैशटैग तेलंगाना में इस बलात्कार और कत्ल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन तेलंगाना मुख्यमंत्री हैशटैग केसीआर ने चुप्पी ओढ़ रखी है। ये खबर मुख्य द्वारा की मीडिया से पूरी तरह गायब है। रहनुमाई का दावा करने वाले सियासतदान भी चुप बैठे हैं। आज हैदराबाद के असुद्दीन ओवैसी से पूछता हूं
कि ये तेलंगाना में हुआ है, तुम्हारे संसद जिले में हुआ है। क्या कर रहे हो असुद्दीन ओवैसी? कहां है असुद्दीन ओवैसी आज? हैदराबाद तेलंगाना का जो ये रेप कांड हुआ है, कहां है आज? ये झूठ बोल रहा है। नूर भाई क्या बोल रहे हो आप? भाई आप बोलते हो कि आपने ये बच्ची के साथ हुआ और यहां पर हैदराबाद से रिप्लाई आता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। नूर भाई जरा न्यूज बराबर देख के बताओ मुझे, क्योंकि पढ़ना मेरा काम है। फरीद एमडी, अस्सलाम वालेकुम भाई। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर लाइक करते रहें। और एक चीज याद रखिए, जो भी सही न्यूज रहती है तो ही डालिए। आप बताइए लोगों को, जनता को बताइए, झूठ अफवाह मत फैलाइए। अफवाह फैलाने वाले को भी उतनी ही सजा है जितनी वो सजा करने वाले को होती है, ये याद रखिएगा। मेरे चैनल पे अगर आपके पास सच्चाई में कोई न्यूज है तो मैं बोलूंगा। आपने लिखा, मैंने पढ़ा, और मैंने असुद्दीन ओवैसी से भी पूछा है अभी। लेकिन यहां पर एक ने कहा है मुझे, वालेकुम अस्सलाम, एमडी नूर ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। तो इसका सही मायना क्या है? ये सब झूठ है। एमडी नूर खासकर हैदराबाद से हैं, तेलंगाना से, उन्होंने कहा ये सब झूठ है और न्यूज में भी नहीं दिया है। तो आप कोई भी झूठी अफवाह सोशल मीडिया पे ना बताएं जब तक एनडीटीवी न्यूज, बीबीसी या सीएनएन नहीं बताता, या सोशल मीडिया के द्वारा आफ्ताब खान तक नहीं पहुंचती है, तो मैं यकीन नहीं मानूंगा। बुरा मत मानिएगा आप लोग। लेकिन एक ही बात मैं कहूंगा, हिंदुस्तान की जनता कब तक चुपचाप सहन करते रहेगी ये जुल्म का अत्याचार, ये नेताओं का अत्याचार? एक वो एमएलए था यूपी का, सिंगर कुलदीप सिंगर, उसको सिर्फ सजा हुई है, वो जेल में है। क्यों जेल में है मैं पूछता हूं, उसको फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? क्यों यूपी सरकार एक भाजपा के नेता को सिर्फ जेल में सजा काटने के लिए रख दिए है? उसका घर और जेल एक ही है यूपी के अंदर। क्यों अभी तक यूपी का वो जो कुलदीप सिंगर है वो क्यों जिंदा है? क्यों नहीं अभी तक उसको फांसी की सजा हुई है? क्यों नहीं सीबीआई उसका नार्को टेस्ट करती है? और यहां पीड़ित परिवार जो हासरत के अंदर जो बच्ची मारी गई है उसके परिवार को पूछते हैं, और वो दो लुच्चे लफंगे सोशल मीडिया पे आज आए हैं कल से, वो पीड़ित परिवार को कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के पीछे पुलिस खड़ी हुई है, यूपी की हिजड़े पुलिस। वो जो किन्नर खड़े होते हैं ना, किन्नर भी इनसे अच्छे यूपी के पुलिस वालों से। जो ताली बजा के पैसा मांगते हैं ना, वो किन्नर यूपी योगी आदित्यनाथ से भी अच्छे हैं। यूपी के योगी आदित्यनाथ तुमसे किन्नर अच्छे हैं, क्योंकि बहन बेटियों की इज्जत बचाना उनको भी आता है। लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में भाई बनने का सुख नहीं है, बाप बनने का सुख नहीं है, समझे? ना तुम अच्छे भाई बन सकते हो, ना अच्छे बाप बन सकते हो, क्योंकि तुम नपुंसक हो। योगी आदित्यनाथ, तुम्हारा बाबूराव है ही नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी नपुंसक है, वैसे योगी आदित्यनाथ भी नपुंसक है, क्योंकि इनका खुद का अपना परिवार नहीं है, तो दूसरे के परिवार का दुख दर्द क्या समझेंगे? उस बाप पे पूछो, उस मां पे पूछो क्या बीती होगी उस मां ने जो 9 महीना पेट में रख के उसको जन्म दिया। उस बाप से पूछो जो अपने कंधे पे वो बच्ची को खेत तक की लेके जाता होगा बचपन में, उस पे क्या बीती होगी कि उसका इतना बड़ा दुर्भाग्य कि वो अपनी बच्ची को कंधा भी नहीं दे सका। उन लोग ने बच्ची की लाश तक मांगी कि लाश दे दो, हम जला लें, अंतिम संस्कार कर लें। हाँ, विधि विधान से, तो भी नहीं करे इन लोग ने। क्या वो रेपिस्ट थी? क्या वो गैंगस्टर थी? क्या वो जिहादी थी?
क्या वो आतंकवादी थी? कौन थी वो लड़की? हसरत की बेटी कौन थी? मैं पूछता हूं, जनता बताओ मुझे आप। मैं सच बोल रहा हूं। तो आईटी सेल देखो, मेरे लोगों को गायब करा जा रहा है। आईटी सेल सुधर जाओ, तुम्हारी भी बहन बेटियां हैं। आज नहीं तो कल, जैसे हसरत की बेटी के साथ हुआ है, कल तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी होगा। बीजेपी के अंध भक्तों, ये याद रखना, तुम भी बचोगे नहीं, तुम्हारी बहन बेटियां भी नहीं बचेंगी। वो भी ऐसे ही अजमत उनकी लूटेगी। लेकिन उस दिन हम आएंगे, बचाने जरूर आएंगे। हिंदुस्तान का हर भाई तुम अंध भक्तों की बहनों की भी लाज बचाएगा, ये याद रखना। क्योंकि तुम में औकात नहीं है कोई की बहन की लाज बचाने के लिए। अंध भक्तों, ना गोदी मीडिया की औकात है। गोदी मीडिया सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए रात रात भर रुकी रही हसरत में। मैं यूपी सरकार और यूपी पुलिस से यह पूछना चाहता हूं कि प्रियंका वाड्रा का कपड़ा किस जगह से पकड़ा गया था? जो मां की छाती होती वहां से पकड़ा उस शैतान के बच्चे ने। क्या सोच के पकड़ा उस प्रियंका वाड्रा का कपड़ा ऐसा करके? कहां गए पूरे कांग्रेसी हिंदुस्तान के? रास्ता रोको क्यों ने चक्का जाम किया यूपी पुलिस के खिलाफ? यूपी पुलिस एक स्टेटमेंट रिलीज करती है कि हम संविधान के तहत हम निष्पक्ष, हम बहन बेटियों की इज्जत के लिए। मतलब पहले रेप कर लो फिर सॉरी बोल लो, ऐसा हिसाब हो गया। पहले कपड़े फाड़ दो फिर सॉरी बोल लो, वो तो इज्जत उतर जाती है, ये पता नहीं है? और वो यूपी का डीएम है कौन? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यूपी का डीएम घर में, पीड़िता के घर में बैठ के उनको धमकी देता है। ऐसे डीएम को तो लोग गोली मार देना चाहिए रोड पे। वो एसपी को भी गोली मार देना चाहिए था। बेटी बचाओ अभियान करते। ये यूपी सरकार बड़े चिल्ला चिल्ला के कहती है, ये मोदी सरकार बड़ी चिल्ला चिल्ला के कहती है बेटी बचाओ अभियान। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं। यहां बेटी बच ही नहीं रही है, बेटी को कैसे बचाएं? तो मैं कहता हूं आफ्ताब खान इन मुंबई से कि बेटी के पर्स में, झोले में, स्कूल के बैग में, कॉलेज के बैग में हथियार दिया जाए। एक एक खंजर दो 1.5 फुट का, और भेजो बेफिक्र होके। बस मैं इतना कहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर लाइक करते रहें, आगे तक फॉलो करवाएं, लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाएं। यही वजह है कि आप लोग भी सुनते नहीं हैं। आज जो वीडियो को इन लोग रोकते हैं आईटी सेल वाले, केवल आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, लोगों को जोड़ते नहीं है। आप लोग जोड़िए, मैसेंजर पे भी वीडियो डालिए। मेरा यूट्यूब चैनल है आफ्ताब खान इन मुंबई को, उसको सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। जितनी जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल चालू हो जाएगा उस दिन मैं लाइव आऊंगा, उस दिन मैं बराबर ले सकता हूं सबको, तब मेरे साथ सब लोग जुड़े रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद जमीर भाई, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद। बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। ये आप समझ लीजिए कि यूपी हसरत की जो बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, केवल ये पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया गया रेप, और अभी भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं यूपी के अंदर। क्योंकि किसान आंदोलन बंद करने के लिए, किसान आंदोलन अगर होगा तो ही कुछ हो सकता है, और किसान आंदोलन चालू रहेगा तो सरकार के 12 बज जाएंगे। सरकार को फिर वो बिल वापस लेना पड़ेगा, और सरकार ये बिल वापस लेना नहीं चाहती है, इसके लिए वो रेप करवा रही है। मैं सिर्फ यही बात जानता हूं। और आप ये समझ लीजिए कि सरकार का एक ही मकसद है, अपने गैर कानूनी धंधे तरीके से हर बिल को वो संसद में पास करवा रही है।
और मैं आप लोग से एक और बात कहूंगा कि किसान भाइयों का हाथ से हाथ मिला के चले, किसान के आंदोलन में साथ रहें। वो किसान छोटा हो या बड़ा हो, उनका साथ दे। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हमारे घर में अनाज आएगा कहां से? अल्लाह भगवान सब वो जमीन में अनाज देते हैं, वही देते हैं, लेकिन उसके लिए भी जरिया बनाया किसानों को। अगर किसान हल नहीं जोतेगा, दाना नहीं डालेगा, तो अल्लाह उसमें बरकत कैसे देगा? अल्लाह चाहे तो बेशक कुछ भी कर सकता है, लेकिन दुनिया में तो हमको किसान ही सब करके दे रहा है बेचारा। कोरोना के नाम से जो बेरोजगार हो गए हैं, बेचारों की हालत खराब है, लेकिन जनता के लिए कोई फिक्र ही नहीं है। हर एमएलए, कॉरपोरेटर, एमपी, मिनिस्टर अपने घर भर के रख दिए हैं पीएम केयर फंड के जरिए। और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी निकम्मे और नाकारा हो गए। आज पता चला राहुल गांधी पंजाब या हरियाणा के अंदर ट्रैक्टर रैली में चले गए। क्या जरूरत थी उनको ट्रैक्टर रैली में जाने की? ट्रैक्टर के नीचे उतर के भी चल सकते थे वो। ये कैसा आंदोलन हो रहा है किसानों के लिए? एक ये शो बिजनेस बना दिया राहुल गांधी ने भी। इनको उतर के किसानों के साथ पैदल चलना चाहिए तो वो ट्रैक्टर पे बैठ के चल रहे हैं। कौन सी रैली कर रहे थे? कौन सा आंदोलन था ये? अरे राहुल गांधी जी, आप जरा गांधी जी से प्रेरणा लीजिए। आपको समझना होगा आंदोलन का मतलब क्या है। जब वो नमक के लिए साबरमती आश्रम से पैदल चलते हुए गए थे, नमक की आजादी के लिए भी वो गांधी जी थे। आफ्ताब भाई, कुछ ठाकुर द्वारा पीड़ित को धमकाया दिया जा रहा है पुलिस। हाँ, वो मैंने देखा मोहम्मद अजीम भाई, वो मैंने वीडियो पे देखा है कि कोई ठाकुर लोग थे जो धमका रहे थे वो पीड़िता के घर वालों को। तो मैं उन वो ठाकुरों को भी समझा दूं, बाबू ज्यादा मत उड़ो, क्योंकि कुत्ता अपने शहर और गली के अंदर ही भौंकता है। अगर वो इतने बड़े ठाकुर हैं, वो पीड़िता को, जो दलित पीड़िता है बेचारी हासरत की, उनके भाई बहनों को धमका रहे हो। साले, तुम्हारे में अगर दम है तो मुंबई में मेरे को आके धमकाओ, आफ्ताब खान को धमका के दिखाओ। तुम्हारे पिछवाड़े से गोली मारूंगा और खोपड़ी से निकालूंगा, खुदा की कसम। जो भी ठाकुर हासरत में उन बहन बेटियों को धमका रहा है ना, उन ठाकुरों को मैं बोलता हूं कि आओ मुंबई में, या बोलो तो मैं आता हूं तुम्हारी जगह पे। हम असली मर्दों से पाला नहीं पड़ा है तुम्हारा। तुम दलित और बेगरीबों पे जुल्म करते हो, ठाकुर और पंडित मिलके। हम मुसलमानों से जरा लड़ के देखो, पठान लोगों से, तुम्हारी फाड़ के रख देंगे सालों। ये ठाकुर अपने आप को क्या सोचते हैं? इनके बाप की जागीर है क्या दलित की लड़कियां? ये योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए, इसको इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए, कि जो देश के प्रधानमंत्री ने 2007 के अंदर, और 2017 के अंदर 8 फरवरी को जो बयान दिया था यूपी के अंदर रैली में, यह कहा था कि यहां पर जंगल राज हो गया है, यहां गुंडा राज हो गया है, या बहन बेटियों की हिफाजत नहीं हो सकती है। तो मैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि आज क्या हो रहा है? तुमने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बेटी को बड़ा करो और फिर तुम साले अंधभक्तों से, भाजपा से और आरएसएस से रेप करवाओ।
तुम ठाकुरों के लिए रेप करवाओ। रेपिस्ट का धर्म थोड़ी होता है। कोई रेपिस्ट का धर्म नहीं होता है। आज भी मैं पूछता हूं जनता से, क्यों नहीं कुलदीप सेंगर के लिए आप लोग आंदोलन करते? क्यों नहीं उसके लिए सजा की मांग करते? क्यों नहीं फांसी की सजा की मांग करते? खाली आप लोग फेसबुक खोलते हो, शेयर लाइक कमेंट कर देते हो। क्यों नहीं सोशल मीडिया पूरी तरीके से उठ के इसका विरोध करता है? क्यों नहीं रास्ते पे उतरते हो आप लोग? कुलदीप सेंगर के खिलाफ उतरो, यूपी के अंदर उतरो, उसके लिए लड़ो कि उसको फांसी होनी चाहिए। जिस लड़की का उसने रेप किया था उसके पूरे परिवार को इन लोग ने मार दिया। और खाली जाके होती तो क्या होती है सजा, क्योंकि वो भाजपा का नेता इसके लिए है। देखिए मेरे वीडियो को लोग लाइक शेयर कर रहे हैं, लेकिन आईटी सेल वाले देखिए 41 मिनट 5-6 सेकंड 7 सेकंड से सिर्फ 5 लोग ही मुझे दिखाई जा रहे हैं। और जो भी मेरे भाई लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, काफी लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखते। ये आईटी सेल का गेम है। इसके लिए आप लोगों से बोलता हूं, खालिक भाई तो हमारे हमेशा लिखते रहते हैं वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भाई मेरे वो तो सब करते ही है। थैंक यू खालिक भाई। मैं एक ही बात जानता हूं कि हिंदुस्तान की बहन बेटियां, अगर जो नपुंसक होगा जिसके घर में बहन बेटियां नहीं होंगी वही बहन बेटियों की इज्जत नहीं करेगा। ऑन द स्पॉट मारने का कानून है। एक कानून पारित होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा से कि जो भी पीड़िता का रेप हो, उस रेप के दरमियान जो भी बात होती है, लड़की अगर बयान देती है कि मेरा रेप हुआ है, उसका नार्को टेस्ट हो जावे, उसके 48 घंटे के अंदर उस लड़के को फांसी हो जानी चाहिए। क्यों नहीं भारत देश में यह कानून लाया जाता है? हेलमेट ना पहनने पे 2000 रुपया फाइन भरवाना चालू हो गया। मास्क नहीं लगाओ तो 1000 रुपया फाइन लेना चालू हो गया। लेकिन रेप करने वाले इंसान को 7.5 साल 8 साल 12 साल तक की जेल में रखा जाता है। सोचते हैं कि जनता का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर हम इसको पीछे से निकाल देंगे। जब जनता आक्रोश में आती है तो खाली एक निर्भया के केस के अंदर ही लेट इंसाफ। निर्भया के केस के अंदर ही 7.5 साल बाद इंसाफ मिलता है। क्यों इतना लेट इंसाफ मिलता है? क्योंकि जनता उसका विरोध कर रही थी और मीडिया उसका साथ दे रही थी। उस आरोपियों का यह गोदी मीडिया साथ दे रही थी। वो अर्णव गोस्वामी भरवा नहीं दिखता है मुझे। साले तक मेरा वीडियो पहुंचाओ हरामखोर के बच्चे का। रुमाना खान नहीं दिखती है, फिर 1-2 और हैं साले हरामखोर, वो भी नहीं दिखते अब। अरे गोदी मीडिया, अपनी इज्जत तो बचा लो। मीडिया होने का मतलब क्या था? कभी हम कहते थे कि हाँ भाई प्रेस मीडिया बोले तो बहुत अच्छी बात थी। अब तो मीडिया का नाम सुन के दिल भी नहीं करता है कि लोगों को ये बोले कि बेटा पढ़ लिख के बाद आप मास मीडिया करो। अभी मैं जनता से एक ही अपील करूंगा कि लोगों की एक ही आशा है कि अब वकील और जजों पे आखिरी हमारा ईमान बचा हुआ है कि अगर जज और वकील मिलकर अगर ये आंदोलन छेड़ेंगे तो इंशाल्लाह कुछ हो सकता है। हमारे जो जज हैं अगर कुछ अच्छा बयान देते हैं, कुछ अच्छे क्या कहते हैं आप, न्याय करते हैं, तो कोई मुख्यमंत्री को बुरा लगता है तो वो जज का तबादला हो जाता है। यह भी कानून हटना चाहिए। और जो अच्छे आईपीएस ऑफिसर होते हैं जैसे संजीव भट्ट जैसा आईपीएस ऑफिसर हिंदुस्तान के अंदर था, उसको भी अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के एक
अच्छे ऑफिसर थे जिनका नाम विजय सालस्कर था, उनको कसाब की आड़ में मार दिया गया। ये याद रखिएगा आप लोग। वो भी महाराष्ट्र का एक संजीव भट्ट ही था। हेमंत करकरे भी एक संजीव भट्ट था। अशोक कामटे भी एक संजीव भट्ट था। तो अच्छे आईएएस आईपीएस ऑफिसरों को मार इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनकी सच्चाई की आवाज बंद कर दी जाती है। मैं आज खासकर महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस से यह कहूंगा कि अगर आप लोग भी दलित समाज से हो तो रास्ते पे उतरो, आवाज उठाओ कि एक कानून पारित होना चाहिए। रेपिस्ट को कोई भी टाइम नहीं देना चाहिए। उनका नार्को एनालिसिस करके इमीडिएट उसको फांसी होनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा आज के दिन, और आप लोग से दरख्वास्त कहूंगा कि आप लोग प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। आप अपने रिश्तेदारों में आगे तक बांटिए। ये बयान आगे तक पहुंचने चाहिए हिंदुस्तान के हर एक कोने में, पाकिस्तान में, सऊदी में, दुबई में, हर एक जगह पहुंचने चाहिए। फेसबुक के जरिए नहीं तो मैसेंजर के जरिए जाना चाहिए। मैं इस वीडियो को अभी अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, तो आप उस यूट्यूब चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज। बस मैं ये चाहता हूं कि जितना लाइक, शेयर और कमेंट होगा उतनी हमारी वीडियो को देख के भारत सरकार डरनी चाहिए। ये योगी, मोदी और अमित शाह को डर होना चाहिए कि जनता आक्रोश है, जनता पागल हो चुकी है, जनता कुछ भी कर सकती है। इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर जल्दी आएगा जब देश का प्रधानमंत्री जेल के पीछे जाएगा। जिस दिन संजीव भट्ट बाहर आएगा उस दिन देश का नरेंद्र मोदी भी जेल के अंदर जाएगा। ये याद रखना। ये काला कानून चला रहे हैं ये लोग, ये भड़वे मिलके पूरे देश को बर्बाद कर दिए हैं, इकोनॉमिक्स की धज्जियां उड़ा दिए हैं, खाली 2 इंसानों के, 4 इंसानों के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के लिए, नीरव मोदी के लिए, मेहुल चोकसी के लिए। ये अपनी बहन बेटियों को इनके साथ सुलाते होंगे, इनके रिश्तेदार की बहन बेटियां ये अंबानी और अडानी के साथ सोती होंगी। आज हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो बेरोजगार हो गया है। जो बच्चे थे, शिक्षक थे, वो ऑनलाइन पढ़ने के लिए क्या करें? रिफिल के पैसे नहीं है, नेट के पैसे नहीं है तो सब्जी बेच रहे हैं। नेट भी नहीं मिलता है उनको, पढ़ाई भी नहीं हो पाती, उनका भविष्य खराब अंधेरे में कर दिया है लोग ने, पूरा अंधकार कर दिया है भविष्य बच्चों का भी। ऑनलाइन पढ़ाने के चक्कर में माँ बाप के पास पैसे खत्म हो गए। बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या, कहां से नौकरियां मिलेंगी? मैं तो नौजवानों को बोलता हूं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनके घर में घुसो और लूटो, वो पैसा तुम्हारा है। जो इन लोग ने पीएम केयर फंड के नाम से, पीएम के फंड से पूरा अपने घर में भर लिया है। सब जगह बेच के तो मोदी जमा कर रहा है, हर जगह से पैसा बटोर लिया गया भाजपा सरकार ने। बस मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को गलत मतलब समझ के मत लीजिएगा। मेरी सद्भावना वैसी है, मेरी जनता, जो मेरे भाई बहन है, हिंदुस्तानी लोग हैं, अंध भक्तों को छोड़ के, इन साले गोबर भक्तों को छोड़ के, ये भाजपा आरएसएस के भड़वों को छोड़ के जितनी भी जनता है वो मेरा एक परिवार है। उन सब के हक की आवाज मैं उठाता हूं और उठाते रहूंगा। हासरत की बहन के लिए इंसाफ की मांग करते रहूंगा और डेली करूंगा। और मैं जाते जाते एक बात और कह दूं कि मेरे बिहार के भाई बहनों से, दलित भाई बहनों से, मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से, जो भी बिहार में रहते हैं, अब की बार तेजस्वी और पतंग की सरकार आनी चाहिए। ये याद रखिएगा। नीतीश कुमार को आउट करिए, चिराग पासवान को आउट करिए, तेजस्वी यादव को इन करिए, कांग्रेस को इन करिए। बिहार के अंदर भाजपा सरकार को लात मार के बाहर भगाइए बिहार से। जो बिहारियों के साथ जुल्म किया है नीतीश कुमार ने इस लॉकडाउन में,
उसका बदला आपको इलेक्शन के वोट दे के चुकाना होगा। आपको आपके माँ बाप की कसम है, अगर सच्चे बिहारी हो तो बिहार की भूमि जमीन की कसम है तुमको, बिहार के मातृभाषा हो तो बिहारियों को बिहार की धरती की कसम है कि नीतीश कुमार को बाहर भगाओ इस वक्त। बस मैं इतना ही कहूंगा। जय महाराष्ट्र, गुड नाइट, खुदा हाफिज, शब्बा खैर। आपको कल फिर रात 9:30 बजे जरूर मिलूंगा मैं।